हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आई एम ऑल्सो फाइन हियर। सो आज का हमारा टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है द रिएक्टिविटी सीरीज़। उससे पहले तक के मैंने क्लासेस अपलोड कर दी थी, तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़। एंड इससे अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ईच अदर, कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, नाउ the reactivity series is a list of metals arranged in the order of their decreasing activities। ये जो reactivity series जो है ये कैसी है, अरेंज की गई है उसके डिक्रीजिंग एक्टिविटी में। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव है उसको ऊपर लिखा गया है, फिर उसके नीचे ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको रखा गया है। After performing displacement experiments activities 1.9 and 3.12, the following series table 3.2 known as the reactivity or activity series has been developed। तो इस टेबल को आपने किसके अकॉर्डिंग रखा है, जो आपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी उसके बेसिस पे आपने एक टेबल को बनाया है। इसमें देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो पोटेशियम, फिर उससे नीचे है सोडियम, फिर कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर एंड देन मरकरी, देन सिल्वर एंड देन गोल्ड। कहने का मतलब ये है कि पोटेशियम जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल में आएगा, देन जो गोल्ड है वो लेस रिएक्टिव मेटल या लीस्ट रिएक्टिव मेटल में काउंट होगा। ओके, तो ये आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज़ है, इसको आपको लर्न करना है ताकि आप जो भी डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस आएंगे उनको आप इजीली सॉल्व कर सको। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कि मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। So in the above activities, you saw the reactions of metals with a number of reagents। आपने above activities में बहुत सारे reagents के साथ में आपने reaction देखी थी metals की। So why do metals react in this manner? Metals इस manner में कैसे react करते हैं और क्यों करते हैं? So let us recall what we learn about the electronic configuration of elements in class 9। आपने 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन का है तो कितना था 1, फिर उसके बाद में जैसे नाइट्रोजन के हैं, फिर ऑक्सीजन का है, कार्बन। तो अलग अलग आपने बहुत सारे मेटल्स के रिएक्टिविटी सीरीज़ और उनके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी किया था। हमें पता है कि जो नोबल गैस होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल होते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होती है, सो वो बहुत ही कम केमिकल एक्टिविटी शो करते हैं। We therefore explain the reactivity of elements as a tendency to attain a completely filled valence shell। हमें पता है कि जो रिएक्टिविटी होती है कोई भी एलिमेंट की वो कैसे कब कहेंगे कि वो रिएक्ट कर रहा है, जब उसके वो कम्प्लीटली फिल्ड जो आउटर मोस्ट जो शेल है जब तक वो कम्प्लीटली फुलफिल्ड नहीं हो जाता, जब तक वो मेटल जो है वो कम्प्लीटली नोबल गैस की कंडीशन में नहीं होता। ओके, सो लेट अस हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे इन टेबल 3.3 के अंदर कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। सो वी कैन सी फ्रॉम टेबल 3.3 दैट सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन एटम जो है उसके पास में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 281। ओके, सो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे अपनी एम शेल में से तो फिर अब उसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो कैसा हो जाएगा, स्टेबल ऑक्टेट। कितना रह जाएगा 2 और 8, तो वो नोबल गैस की कंडीशन में, नोबल गैस में काउंट हो जाएगा अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। तो द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैव इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज़ बिकम 10। अभी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन नंबर तो 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो नंबर है वो कितना हो जाता है 10 हो जाता है, जिसकी वजह से जो नेट पॉजिटिव चार्ज होता है वो जो सोडियम कैटायन का Na+ का। ओके, सो ऑन द अदर हैंड क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में 1, और क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता, क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल जो है वो फुलफिल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो फिर वो कंप्लीट, अभी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287 किसका, क्लोरीन का। अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लेता है
तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 288 हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो वो नोबल गैस में काउंट हो जाएगा। तो क्या सोडियम क्या करता है, अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो Cl को दे देता है और एक दूसरे के बीच में उनमें बॉन्डिंग हो जाती है, और वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो जो बॉन्डिंग होती है उनके बीच में, उसकी वजह से वो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। एंड इट रिक्वायर्स वन मोर इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इफ़ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट, अगर सोडियम और क्लोरीन को एक साथ रिएक्ट करवाया जाए, द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम कुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन, तो जो इलेक्ट्रॉन कौन लूज़ करेगा, सोडियम, वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा, क्लोरीन, ओके। सो आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट्स अ यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो लेना है तो इसका मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लूज़ कर रहा है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज इट्स न्यूक्लियस है 17 प्रोटॉन्स एंड देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन K, L and M shells, okay. So this gives us a chloride anion that is Cl minus. अब वो क्लोरीन नहीं बचा, वो क्लोराइड एनायन हो गया माइनस चार्ज आने से। So both these elements can have a give and take relation between them as follows. तो अब देखो आपको यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, सपोज ये सोडियम है, ओके। अभी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, ओके। अगर मैं सोडियम का ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दूँ, मीन्स लूज़ करती हूँ उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वो कितना हो गया 28, तो इसे हम बोलेंगे सोडियम कैटायन। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को हम बोलेंगे कैटायन। अब इसी तरीके से अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के ऊपर है अभी 287 इलेक्ट्रॉन। अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो वो हो जाता है 288, हो गया। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एंड इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे। तो ये जो सोडियम है, दिस वन सोडियम प्लस अभी क्लोरीन के पास में है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सोडियम के पास में एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ऐसे। अगर ये अपना सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है तो क्या फॉर्मेशन कर लेगा ये, दैट इज NaCl के पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये इसके पास में क्लोरीन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और सोडियम के पास भी टोटल आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ओके। चलो, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग अपोजिटिवली चार्ज, अपोजिट है, ये प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, वो भी किससे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इनके बीच में। एंड टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड, और क्या बना लेंगे, NaCl। It should be noted that sodium chloride does not exist as molecule but aggregates of oppositively charged ions. तो जो सोडियम क्लोराइड है वो कभी भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बल्कि वो एग्रीगेट कर लेगा, अपोजिट, मतलब दोनों अपोजिटिवली आयंस जो है वो जुड़ के किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब हम एक बिना देखे एक मैग्नीशियम क्लोराइड का बना के देखते हैं। मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg, क्लोराइड का फॉर्मूला Cl2। यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, ओके। अब देखो यहाँ पे, तो मैं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करूँगी तो होगा 2 8 और 2, हो गया। अब इसको बाहर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने तब जाके ये क्या बनाएगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे Mg +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 and 8, ओके। अब इसी तरीके से क्लोराइड है, Cl2 है, तो 2 8 7, 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे 2 2 8 7। अब क्या है, देखो यहाँ मैग्नीशियम, ध्यान से समझना, मैग्नीशियम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो क्लोराइड भी कितने आपके पास, क्लोरीन 2 क्लोरीन है, तो एक तो ये क्लोरीन ले लेगा, एक मैग्नीशियम का आयन, और एक ये ले लेगा इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो इसकी फॉर्मेशन है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी,
देखना इधर Mg, यहाँ पे फिर यहाँ पे प्लस में यहाँ पे है Cl 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे इसके पास में कितने हैं, 2 हैं, एक तो ये दे देगा इसको। अब इसी तरीके से एक और क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो एक मैग्नीशियम नहीं, एक तो यहाँ दे दिया और एक दे देगा ये इसको। आई बात समझ में? तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, Mg प्लस में 2 देन Cl2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -A2। ओके, तो ऐसे एज इट इज़ यहाँ पे आपको शो कर रखा है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 हैं, 2 क्लोरीन ने एक एक ले लिया, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड का। ओके, सो इस तरीके से आप और भी बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स के या आयनिक कंपाउंड्स के आप स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, आप इनके करने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल AlCl3, ठीक है, फिर उसके बाद में ZnCl2, ओके, एंड Mg दैट CaCl2 के और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आप इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं, इनको आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। चलो, और जिसको नहीं आए तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए, मैं उनको करके शो कर दूँगी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब है हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। हमें आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। उसके लिए आपको क्या लेना है, आपको सैंपल्स लेने हैं सोडियम क्लोराइड के, पोटेशियम आयोडाइड के, बेरियम क्लोराइड और भी कोई भी सॉल्ट आप ले सकते हो। उनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन अ मेटल स्पैचुला। आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको इसके अंदर मेटल लेना है, कोई भी स्पैचुला का जिसमें सैंपल होगा। ठीक है, कोई भी मेटल जो सैंपल आपने लिया है उसको आपको उसमें लेना है। देन हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम, रिपीट विद अदर सैंपल्स। आपको इसको डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर हीट करना है। वॉट डिड यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या डिड द सैम्पल्स इम्पार्ट एनी कलर, क्या सैंपल आपको कोई कलर शो कर रहे हैं। फिर आपको उसमें पानी में, पेट्रोल में और केरोसिन में डिज़ोल्व करके देखना है। फिर उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है। तो आपको ऐसे कर करके कई सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। अब आप क्या देखेंगे कि आपको यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिल जाएगा आयनिक कंपाउंड का। तो आपको कुछ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स दे रखे हैं इस टेबल के अंदर आयनिक कंपाउंड्स के। ओके, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सो यू मे हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज़ फॉर आयनिक कंपाउंड। तो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं आयनिक कंपाउंड्स की, उसमें नंबर फर्स्ट है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर में देखो क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। क्या होता है फिजिकल नेचर के अंदर कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड्स होते हैं और हार्ड भी होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं, क्योंकि उनमें के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. ये जो compounds होते हैं ये generally brittle होते हैं और easily ये break down हो जाते हैं जब उन पे बहुत ज़्यादा pressure apply। easily नहीं होंगे जब तक उनके ऊपर बहुत ज़्यादा pressure या ज़्यादा heat उनको जब तक नहीं दी जाएगी तब तक वो break down नहीं होते। Next है melting and boiling point. आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर देनी पड़ती है ब्रेक डाउन होने में इंटर आयनिक अट्रैक्शन के बीच। ओके, थर्ड पॉइंट है आपका सॉल्युबिलिटी। तो जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वो केरोसिन और पेट्रोल में इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट नंबर फोर्थ पॉइंट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स।
सो जो कंडक्शन होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, किस सॉल्यूशन में से, उसमें क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं चार्ज पार्टिकल। जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव पार्ट के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे और जो नेगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे जब आप उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। A solution of an ionic compound in water contains ions which move to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution. एक सॉल्यूशन, उसमें आपने आयनिक कंपाउंड लिए हैं तो वो क्या होंगे, मूव होंगे अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे जाके जब आप उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। उनकी स्ट्रक्चर रिजिडिटी या थोड़ी टफनेस, हार्डनेस स्ट्रक्चर की वजह से वो सॉलिड के अंदर ईजिली मूवमेंट शो नहीं करेंगे आयंस। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, लेकिन वो हमेशा मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। This is not possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositively charged ions are overcome due to the heat. Thus, the ions move freely and conduct electricity. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोल्टन स्टेट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ऑपोजिटिवली चार्ज आयंस के बीच में, वो बहुत ओवरकम होता है। किसके द्वारा, हीट के द्वारा उनको ओवरकम कर लिया जाता है, तो जिसकी वजह से जो आयंस है वो इजीली मूव कर पाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर लेते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी सीरीज थी और उनकी प्रॉपर्टीज़ थी। आई होप सबको अंडरस्टूड हो गया होगा, सबको समझ आया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी कोई डाउट्स हो आपको, उसको आप क्लियर आउट करें। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद में, वरना आप आगे चलते जाएंगे, पीछे के डाउट्स आपके डाउट्स बन के ही रह जाएंगे, वो सॉल्व नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और नेसेसरी है। ठीक है।